गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेडिमेंटेशन। बच्चों, आज हम जो है सेडिमेंटेशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या होता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है सेडिमेंटेशन, देखते हैं। सेडिमेंटेशन इज द टेंडेंसी फॉर पार्टिकल्स इन सस्पेंशन टू सेटल आउट ऑफ द फ्लूइड इन विच दे आर entrained and come to rest against a barrier. This is due to their motion through the fluid in response to the forces acting on them. These forces can be due to gravity, centrifugal acceleration और electromagnetism. तो ये जो लाइन है आपको धीरे धीरे से समझ में आएगी। पहले आपको ये डायग्राम समझना होगा। देखिए, जैसे कि ये पानी का भरा हुआ एक जार है, ठीक है, और इसमें पानी भरा है, ठीक है, और जिसमें जो है इनसॉल्युबल जो है इम्प्योरिटी, जब इनसॉल्युबल जो है पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और समय बीतने के साथ क्या होगा, जो पानी है वो ऊपर का जो पानी है वो क्लियर हो जाएगा, और ये जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, अब ये इनसॉल्युबल है, इसका मतलब ये घुलनशील नहीं है, यानी कि ये पानी में तो घुलेंगी नहीं। जब पानी में नहीं घुलेंगी तो क्या होंगी, ये सेटल डाउन हो जाएंगी और एक सेडिमेंट बना लेंगी, और इसी को क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन बोलेंगे। तो ये जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है जो कि पानी में है, ये घुलनशील नहीं है, थोड़ी देर बाद मतलब समय के साथ साथ ये क्या होंगी, जो है नीचे जो तली होगी, ठीक है, जो जार की जो तली होगी उसमें जो है जा कर के बैठ जाएंगी और सेडिमेंट को फॉर्म करेंगी, और सेडिमेंट को फॉर्म करने के जो प्रोसेस है उसी को जो है क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन बोलेंगे। तो ये जो लाइन है ये आपको यही बताने की कोशिश कर रही है, ये इस तरह की जो है प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है पार्टिकल्स की सस्पेंशन में कि सेटल आउट हो जाते हैं फ्लूइड में, जिसमें ये एंट्रेंड होते हैं और कम टू रेस्ट अगेंस्ट अ बैरियर। और ये जो मोशन है किसके फ्लूइड के थ्रू जो है इन रिस्पॉन्स टू द फोर्सेस, किसके रिस्पॉन्स में होती है, फोर्सेस के रिस्पॉन्स में होती हैं जो कि इसके ऊपर एक्ट करते हैं। और ये जो फोर्सेस हैं ये ग्रेविटी के कारण हो सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो सकता है। तो फोर्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे, देखेंगे सेडिमेंटेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपको क्लियर आउट हो गया मेरे ख्याल से। अब देखते हैं इन जियोलॉजी, ठीक है, भूगर्भीय विज्ञान जो है, ठीक है, जियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सेडिमेंटेशन इज ऑफ्टन यूज्ड एज एन अपोजिट ऑफ इरोजन। तो जियोलॉजी में अगर हम बात करें तो जो सेडिमेंटेशन होता है उसको इरोजन के अपोजिट जो है देखा जाता है। इरोजन में क्या होता है, इरोजन मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। इरोजन में मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने समझाया था कि इरोजन एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें जो है जो टॉप सॉइल होती है, मतलब मिट्टी जो ऊपर की मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो विंड के द्वारा एक्सपोज होती है, और वो विंड जब चलती है, तेज़ हवा जब चलती है तो उड़ करके चली जाती है, या पानी जब बहता है तो वो टॉप सॉइल को उड़ा करके ले जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, इरोजन है। अब ये जियोलॉजी में इसको बताया कि ये इसका उल्टा है। तो जब इसका उल्टा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें उड़ रहा है, मतलब यहाँ से इरोड हो रही है इरोजन में, तो इसमें क्या होगी, वो सेडिमेंट होगी, ठीक है। तो सेडिमेंट होने को सेडिमेंटेशन, और इरोड होने को क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे। तो ये जो सेडिमेंटेशन है ये किसका उल्टा हुआ, इरोजन का उल्टा हुआ। तो आपको क्लियर आउट हो गया, ये बात समझ में आ गई ना। इन दैट सेंस इट इंक्लूड्स द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय सिल्टेशन और ट्रू बेड लोड ट्रांसपोर्ट। Settling is the falling of suspended particles through the liquid, whereas sedimentation is the termination of the settling process. तो देखिए, तो बच्चों इसमें जो है सेटलिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और सेडिमेंटेशन मतलब सेडिमेंटेशन जो है सेटलिंग से जो है डिफरेंट होता है। सेटलिंग में जो है जो पार्टिकल्स होते हैं वो फॉलिंग डाउन होते हैं ड्यू टू इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, और मतलब वो सेडिमेंट नहीं हो पाते तब तक, ठीक है। सेटलिंग जब तक है जब तक वो सेडिमेंट ना हो पाए, और सेडिमेंटेशन वो होगा जब वो सेडिमेंट हो जाए, ठीक है। तो सॉरी, ये था, है ना, ये था कि इट इंक्लूड्स द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय सिल्टेशन और ट्रू बेड लोड ट्रांसपोर्ट। और सेटलिंग क्या है, फॉलिंग है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की थ्रू द लिक्विड। जबकि जो सेडिमेंटेशन है वो टर्मिनेशन है सेटलिंग प्रोसेस का, जो टर्मिनेशन होता है वही सेटलिंग प्रोसेस का जो है क्या है, सेडिमेंटेशन है, ठीक है। कंटिन्यूड करते हैं इसको, ठीक है।
ठीक है। सेडिमेंटेशन में pertain to objects of various sizes ranging from large rocks in flowing water to suspensions of dust and pollen particles to cellular suspensions to solutions of single molecules such as proteins and peptides। तो जो सेडिमेंटेशन है, तो हम बात करते हैं कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो संबंधित है किससे चाहिए, वो ऑब्जेक्ट से विभिन्न मतलब विभिन्न साइज़ के, विभिन्न आकार के हो सकते हैं वो, ठीक है। जो लार्ज रॉक से जो है जो फ्लो कर रही है वाटर सस्पेंशन में, और सस्पेंशन जो है डस्ट का या पोलर पार्टिकल्स का टू सेलुलर सस्पेंशंस, और सॉल्यूशंस जो है किसके सिंगल मॉलिक्यूल्स के जैसे कि प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स तक भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, इनमें जो है सेडिमेंटेशन हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। इवन स्मॉल मॉलिक्यूल सप्लाई एज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फोर्स टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट सेडिमेंटेशन। यहाँ तक कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इस सफिशिएंट रूप से जो है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ताकि सिग्निफिकेंट सेडिमेंटेशन हो सके। नेक्स्ट है कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इन वाटर टू सेटल आउट ऑफ द सस्पेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो जब वो जो पार्टिकल्स हैं वो फॉलिंग डाउन होती हैं और फॉलिंग डाउन होने के बाद वो सेटल आउट हो जाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसे क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे। द पार्टिकल्स दैट सेटल आउट फ्रॉम द सस्पेंशन बिकम सेडिमेंट, तो ये सेडिमेंट बन जाते हैं। एंड इन वाटर ट्रीटमेंट इज़ नोन एज स्लज। और जब वाटर ट्रीटमेंट जो किया जाता है उसमें जब इम्प्योरिटीज़ को जो है निकाला जाता है, जो पानी जो ख़राब होता है और उसको जब जो है शुद्ध किया जाता है, तो उसमें जो है ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस को जो है किया जाता है। और सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जब वो सेडिमेंटेशन जब प्रोसेस जब किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में, तो जो नीचे जो सेडिमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, उसमें जो है सेडिमेंटेशन को कर रहे हैं, और सेडिमेंटेशन जब कर रहे हैं तो उसमें जो नीचे जो सेडिमेंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, स्लज बोलेंगे, ठीक है। व्हेन अ थिक लेयर ऑफ सेडिमेंट कंटिन्यूज टू सेटल, दिस इज नोन एज कंसोलिडेशन। तो जब जो है एक थिक लेयर जो सेडिमेंट की लगातार जो है सेटल होगी तो उसको क्या बोलोगे, कंसोलिडेशन, ठीक है। और व्हेन कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट और स्लज इज असिस्टेड बाय मैकेनिकल मीन्स, देन दिस इज नोन एज थिकनिंग। तो जब कंसोलिडेशन जो है सेडिमेंट का या स्लज का जो है किसके द्वारा असिस्ट होगा, मैकेनिकल मीन्स के द्वारा, तो इसे क्या बोलेंगे, थिकनिंग बोलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करिए। ये जार है, क्या नाम है, जार है पानी का भरा हुआ, जिसमें जो है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, और ये जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है थोड़ी देर बाद जो है समय के साथ जो है ये सेटल आउट हो जाएंगे और पानी जो है ऊपर का जो है क्लीन वाटर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो है वाटर ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन को जो है यूज किया जाता है। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जो कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो है इंक्लूड है, ठीक है। द सेडिमेंटेशन प्रोसेस कंप्राइज द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, जैसे कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं क्या क्या होता है। इरोजन तो आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन, इनको देखते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं इरोजन के बारे में। तो इरोजन आपको पता ही है, इरोजन टॉप सॉइल का जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। द टर्म इरोजन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ठीक है, कोरोजन और एब्रेशन ऑफ अ मटेरियल टू फ्रॉम स्मॉलर पार्टिकल्स। तो जो वेदरिंग होती है जो, ठीक है, मिट्टी जो है कहीं पर या रॉक की जो है वेदरिंग होती है, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल की अगर वेदरिंग या कोरोजन होता है और उससे जो है स्मॉलर पार्टिकल्स बनते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे। द स्मॉलर यूनिट्स दस फॉर्म्ड आर रीलोकेटेड बाय वाटर, विंड, आइस, एनिमल्स और ह्यूमंस। तो ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं फॉर्म हो रही हैं आर रीलोकेटेड बाय वाटर, विंड, आइस, एनिमल्स और ह्यूमंस। द टॉप सॉइल, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड अदर वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो भाई वो जो टॉप सॉइल होगी जब वो रिमूव होगी तो उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या अन्य जो वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ से जो है रिमूव हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। द सेडिमेंट पार्टिकल्स मूव अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जो सेडिमेंट जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन विच द सेडिमेंट इज एंट्रेंड बाय अ वैरायटी ऑफ सेडिमेंट transport process such as rolling, sliding, jumping and suspension. The sediment process is due to the movement in which in the fluid occurs in water bodies such as rivers, lakes, oceans and sea due to currents and tides and in glaciers under the influence of wind. तो जो सेडिमेंट का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट होती है फ्लूइड में, जैसे कि वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर्स और लेक्स और ओशियंस और सी में, किसके कारण होते हैं, करंट्स और टाइड्स के कारण, और ग्लेशियर्स में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड। नेक्स्ट बात करते हैं डिपोजिशन की। तो सेडिमेंट पार्टिकल्स कैरीड बाय विंड, वाटर और आइस आर लेड डाउन नियर द बैंक्स और शोर्स। तो जो सेडिमेंट पार्टिकल जो विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा या ले जाए जाते हैं, ठीक है, वो जो है किनारों पर जो है जा कर के जमा हो जाता है, ठीक है, या समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पर जमा हो जाता है। द सेडिमेंट कैरीड बाय फ्लोइंग वाटर। तो जो सेडिमेंट वाटर के द्वारा फ्लो किया जाता है, फॉर इंस्टेंस अ स्ट्रीम आर डिपोजिट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। तो ये डिपॉजिट होते हैं जब जो है वेलोसिटी जो फ्लोइंग वाटर की डिक्रीज हो जाती है, और धीरे धीरे वो जो है जो गंगा मतलब कि जो नदी का जो किनारा है उसके किनारे पर जो है सेडिमेंट हो जाएंगे जाके। द लार्ज सेडिमेंट पार्टिकल्स आर डिपॉजिट नियर द शोर वेयर एज द स्मॉलर सेडिमेंट पार्टिकल्स सेटल अवे फ्रॉम द शोर। तो जो बड़े जो पार्टिकल्स होंगे वो शोर के नियर जो है डिपॉजिट होंगे, जबकि जो स्मॉलर सेडिमेंट पार्टिकल्स होंगे वो शोर से जो है दूर जो है सेटल आउट होंगे। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन की। और ये देखिए सेडिमेंट्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, और वेदरिंग एंड इरोजन, सेडिमेंटेशन एंड डिपोजिशन, फिर कॉम्पैक्शन और फिर सीमेंटेशन स्टक टुगेदर। तो कॉम्पैक्शन में धीरे धीरे और ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन और डिपोजिशन में एक जगह जो है जाकर के सेटल आउट हो जाएंगे, और कॉम्पैक्शन में फिर और ज़्यादा नज़दीक होंगे, और साथ ही साथ जो है सीमेंटेशन में जो है स्टक टुगेदर बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाएंगे जो भी पार्टिकल्स होंगे। तो कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन में द डीपली बोरीड सेडिमेंट्स आर अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स, क्योंकि उनके ऊपर जो है बहुत सारी लेयर्स होंगी, विच कॉजेज द ग्रेन्स टू पैक टाइटली, और इस वजह से जो है वो जो भी कण होंगे वो ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हो जाएंगे, और इसे जो है क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्शन बोलेंगे। और सीमेंटेशन की बात करें तो सीमेंटेशन इन्वॉल्व्स द स्टिकिंग ऑफ द सेडिमेंट पार्टिकल्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सीमेंटिंग मिनरल्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड्स एंड क्ले मटेरियल्स। तो सीमेंटेशन में क्या होगा, सीमेंटेशन में आप देखिए, सीमेंटेशन में काफ़ी जो है पार्टिकल्स के बीच में किसी भी तरह का स्पेस नहीं है, वो सारे के सारे टाइटली एक दूसरे के साथ पैक हो गए हैं। तो ये इस लाइन का मतलब यही है कि वो एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक स्टिक हो जाते हैं, और क्योंकि उनके बीच जो है सीमेंटिंग मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का होना, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड्स का, और क्ले मिनरल्स का होना। दिस इज सिमिलर टू द सीमेंट बाइंडिंग दैट सैंड ग्रेन्स इन अ ब्रिक्स लेयर मोटर। तो ये कुछ इसी तरह का होता है जैसे सीमेंट जो है बाइंड कर देता है ईंटों को, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप इजीली समझ जाओगे कि नीचे जो सीमेंटेशन है, क्योंकि ऊपर जो है काफ़ी सारी लेयर्स है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर होगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं सेडिमेंटेशन के कारण, तो देख लेते हैं क्या क्या ग्लोबल सेडिमेंटेशन प्रॉब्लम्स है। तो डैमेज होगा एग्रीकल्चर लैंड को, क्योंकि जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं इन सेडिमेंट्स रिड्यूस दी फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल्स। तो सेडिमेंट के कारण जो सेडिमेंट हो चुकी है वहाँ पर, उसके कारण जो है फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, और जो है प्रोडक्टिविटी जो है सॉइल्स की वो भी ख़त्म हो जाएगी। सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन फर्टाइल प्लेन्स हैम्पर सरफेस ड्रेनेज। तो इसकी वजह से जो सरफेस ड्रेनेज है वो भी हैम्पर होगा। इट्स डिपोजिशन इन स्ट्रीम चैनल्स लोअर्स द फ्लड कैरिंग कैपेसिटी, देयरफॉर कॉजिंग मोर फ्रीक्वेंट ओवरफ्लोज।
तो इसकी वजह से जो है बाढ़ के चांसेस भी आते हैं, फ्लड के चांस भी आते हैं, क्योंकि जो डिपोजिशन है वो धीरे धीरे नीचे जो सेडिमेंट होता चला जाता है और जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो किसी भी रिवर की वो कम हो जाती है और जब ओवरफ्लो होने लगता है इस वजह से जो है बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। और भी देख लेते हैं, सेडिमेंट्स थ्रेटन अ नेशंस इकोनॉमी। तो इसकी वजह से जो है नेशंस की जो इकोनॉमी है, आर्थिक जो व्यवस्था है, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। सेडिमेंटेशन ऑफ रिजर्वोयर्स हैव द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स, जैसे कि लॉस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, लॉस ऑफ इरिगेशन प्रोडक्शन, लॉस ऑफ फ्लड कंट्रोल बेनिफिट्स, इंक्रीजिंग इन ड्रेजिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वोयर्स, लॉस ऑफ रिवेन्यूज फ्रॉम टूरिज्म एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अब क्या से जो है इसको हम सही कर सकते हैं इरोजन और सेडिमेंटेशन को, क्योंकि ये इसका अपोजिट है ना इरोजन। तो कौन कौन से जो है करेक्टिव मेजर्स है जिससे हम इनको जो है सही कर सकते हैं इरोजन और सेडिमेंटेशन को। तो इफेक्टिव इरोजन एंड सेडिमेंटेशन कंट्रोल मेजर्स कैन बी अकम्प्लिश्ड व्हेन ओनली व्हेन द सॉइल सरफेस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इरोजिव फोर्सेज ऑफ विंड, रेन एंड रन ऑफ। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो इरोजन है और जो सेडिमेंटेशन है उसको जब भी रोका जा सकता है, मतलब एक जगह से इरोड हुई और दूसरी जगह जा कर के वो सेडिमेंट हो जाएगी। अब देखो पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है और गंगा वहाँ से आ रही है, ठीक है, पहाड़ों से गंगा निकल रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, बड़ी बड़ी चट्टानों को इरोड करती लाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ करके लाएगी और वहाँ की मिट्टी को काट करके लाएगी, ठीक है, और ला करके कहाँ जमा कर देगी, मैदानी भागों में, ठीक है। तो वहाँ से जो है इरोजन हो रहा है और यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसको रोकना है तो पहले इरोजन को रोकना होगा, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन को अगर रोकना है हमें तो क्या करना होगा, इरोजन को हमें रोकना होगा। तो देखते हैं कैसे रोक सकते हैं। तो इसको जब भी रोक सकते हैं जब जो सॉइल सरफेस है वो प्रोटेक्ट हो इरोजिव फोर्सेस से, विंड के, रेन के और रन ऑफ के। तो सम ऑफ द टेक्निक्स फॉर बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ इरोजन कंट्रोल आर। तो कुछ जो है ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके मैनेजमेंट के लिए, इरोजन के। तो मल्चिंग है, इस मेथड में जो है ऑर्गेनिक मटेरियल जो है अप्लाइड करा जाता है सॉइल सरफेस पे टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर, और ये बेसिकली जो पेड़ के चारों ओर जो है बिछा दी जाती है मल्चिंग की लेयर, और उस वजह से जो सॉइल जो मॉइस्चर है वो जो है प्रिवेंट होता है और प्रिवेंट सरफेस कॉम्पैक्शन एंड इरोजन ऑफ टॉप सॉइल, कंट्रोल ऑफ वीड्स एक्सेट्रा। जैसे आपको पता है ना कि किसी पेड़ को लगाने के बाद जो है उसके चारों तरफ जो है गड्ढा सा कर दिया जाता है, तो उसमें क्या कर जाता है, मल्चिंग की लेयर जो है बिछा दी जाती है ताकि उसकी जो सॉइल की जो मॉइस्चर है वो भी रहे और साथ ही साथ जो है सरफेस कॉम्पैक्शन प्रिवेंट रहे और इरोजन ना हो किसी भी तरह की टॉप सॉइल का, और वहाँ पर किसी तरह की उसके चारों ओर घास भी ना उगे। नेक्स्ट है सिल्ट फेंसेज। सिल्ट फेंसेज आर कंस्ट्रक्टेड यूजुअली एट दी कंस्ट्रक्शन साइट। जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं वहाँ पर जो है सिल्ट फेंसेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दे एक्ट लाइक डैम्स, तो ये छोटे डैम्स की तरह कार्य करती हैं, और टू ट्रैप दी सेडिमेंट एंड अलाउ वाटर टू लीव द साइट, और केवल जो है पानी इनसे निकल जाता है और सेडिमेंट वहीं पर रह जाता है। नेक्स्ट बात करें बर्म्स, तो बर्म्स जो है कुछ इस तरह की जो है नैरो अर्थन रिजेस हैं, मतलब छोटे छोटे गड्ढे से, मतलब हम ये कह सकते हैं नालियाँ सी बना दी जाती हैं जो कि रोड्स के अक्रॉस की जाती है। रिजेस बिल्ट अक्रॉस रोड्स टू अलाउ वाटर टू लीव द साइट। तो रोड के मतलब कि जो किनारे हैं उनके अक्रॉस बना दी जाएगी, और जिससे जो है पानी तो वहाँ से निकल जाएगा लेकिन जो है मिट्टी नहीं निकलेगी। नेक्स्ट है जियो टेक्सटाइल रोल, तो ये भी रोड के किनारे बनाई जाती है। दे आर नोन एज फिल्टर फैब्रिक्स, और दीज आर हाईली परमेबल हैं। ये सिंथेटिक टेक्सटाइल मटेरियल है जो कि यूज होती हैं प्रिवेंट करने के लिए इरोजन ऑफ सॉइल को, और इट्स एक्ट लाइक अ फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। अलाउज वाटर टू मूव फ्रॉम द सॉइल वाइल द सॉइल इज़ रिटेन्ड। तो पानी तो वहाँ से निकल जाता है मिट्टी में से, लेकिन जो सॉइल है वो वहीं पर रह जाती है। नेक्स्ट है ब्रश मैटर्स। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज द ब्रश मैट, तो इसको जो है ब्रश मैट भी कहा जाता है। इट इज़ अ रीवेजिटेशन
technique that provide protection to stream banks or slopes from soil erosion। तो बेसिकली ये रीवेजिटेशन टेक्निक है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जो स्ट्रीम बैंक्स होते हैं और जो स्लोप्स होते हैं सॉइल इरोजन से। नेक्स्ट बात करें गैबियंस की, तो दीज आर स्ट्रक्चर्स फिल्ड विद ब्रिक्स, boulders and stones used for stabilization and retention of soil। They are of three types, namely gabion basket, gabion mattress and sack gabion। तो कुछ इस तरह का, जैसे आपने पहाड़ों में देखा होगा सड़क के जो पहाड़ी हिस्सा होता है, जैसे सड़क बनती है तो सड़क के जो है इस साइड जिधर पहाड़ होता है, खाई की साइड नहीं, इस साइड तो क्या करते हैं ब्रिक्स की वो लगा देते हैं ताकि जो मिट्टी का कटाव ना हो या किसी तरह का लैंडस्लाइड ना हो। ठीक है, तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि की जाती हैं। इन नेक्स्ट है ट्री रिवेटमेंट। तो इन दिस मेथड ट्रीज आर एंकर्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम। तो इसमें जो है नदी नालों के किनारे या जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनके किनारे जो है क्या किया जाता है, पेड़ों को लगाया जाता है ताकि सॉइल का इरोजन ना हो। द इरोजन ऑफ सॉइल सैंड एंड सिल्ट डिक्रीज। इस वजह से जो है वो जो इरोजन है वो डिक्रीज हो जाता है, विच गेट डिपोजिटेड अलोंग द बैग। ठीक है, तो ये कुछ था सेडिमेंटेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।